हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। हमारी क्वेश्चन बैंक के आंसर सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम बायोलॉजी के अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार वीडियो देखने के बाद उसे ज़रूर रिपीट करके देखें और उसे थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देखें ताकि आपको वीडियो रिपीट हो, रिविज़न हो, याद हो सके अच्छे से। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। इसमें प्रश्न एक है। प्रश्न एक, फोरेंसिक विज्ञान क्या है? फोरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि समझाइए। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। फोरेंसिक विज्ञान के अंदर अपराधों की विवेचना मीन्स जांच पड़ताल की जाती है। आज जैव तकनीक ने आपराधिक प्रकरणों के निपटारे में नए आयाम खोल दिए हैं। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक साबित हुई है। इसकी सहायता से अपराधी के रक्त, वीर्य, बाल आदि की विवेचना या जांच पड़ताल करने के साथ साथ संतानों के माता पिता संबंधी विवादों को सुलझाने में अत्यधिक सहायता मिली है। इसी कारण आज फोरेंसिक विज्ञान में इसका उपयोग व्यावसायिक विषय के रूप में होने लगा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं उसकी उपयोगिता, यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से व्यक्ति के डीएनए का प्रिंट तैयार किया जाता है। इस तकनीक में व्यक्ति के डीएनए नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। इसकी हम विधि देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि। इसमें पॉइंट वाइज आपको एक एक बताया जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड किस प्रकार काम करती है। इसमें फर्स्ट है, इस तकनीक में सर्वप्रथम वांछित व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। मतलब जो शकी जिस पर हमें शक है उसी व्यक्ति का हम सैंपल लेते हैं। डीएनए का सैंपल सामान्यतः रक्त से तैयार किया जाता है। वीर्य, अस्थि, मज्जा आदि से भी डीएनए का सैंपल तैयार किया जाता है। जो अस्थि मज्जा है यह हड्डियों के बीच में एक लचीला द्रव्य होता है, चिपचिपा, उसी को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। उसका भी उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। इस कार्य हेतु डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। सेकेंड है, प्राप्त डीएनए सैंपल को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कराकर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम जेल से प्राप्त डीएनए को अब जेल से नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित कर देते हैं। इस फिल्टर को 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा जाता है, जिससे फिल्टर पेपर पर डीएनए का प्रोब बन जाता है। इन डीएनए प्रोब को धोने के पश्चात ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त डीएनए को अपराधी के डीएनए फिंगरप्रिंट से मिलाया जाता है। यदि दोनों बैंड एक समान प्राप्त होते हैं तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविक अपराधी यही है। इसी प्रकार की विवेचना संतानों के माता पिता के निर्धारण में भी की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 2, परजीवी जीवाणु क्या है? किसी एक उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें हम उत्तर देखेंगे, पारजीवी जीवाणु ऐसे बैक्टीरिया या जीवाणु हैं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है। इसे परजीवी जीवाणु कहते हैं। जीवाणु जिसके ऊपर एक्स्ट्रा में एक जीन आ जाए उसे हम परजीवी जीवाणु कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया ई कोलाई। बैक्टीरिया एक परजीवी जीवाणु है जो मधुमेह रोग के निदान के लिए इंसुलिन को उत्पन्न करता है। ई कोलाई, इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया हार्मोन का निर्माण करता है, उस हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं। हिस्चेरिया कोलाई द्वारा निर्मित इंसुलिन की मदद से मधुमेह जैसी बीमारियों के निदान में मदद मिलती है। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्रोक संश्लेषित होता है। इसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। सन 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होते हैं, जिसे एस्चेरिया कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन का उत्पादन किया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं में
ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 3, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेद कीजिए। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कई पादपों में लाभप्रद गुणों का निवेश किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी से विकसित अनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के लाभप्रद गुण निम्नलिखित है। उनके गुण देखेंगे। इस प्रकार की फसलें रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भर करती है। इससे पता चलता है कि फसलों में जो कीट पतंगों का प्रसार होता है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे कम होते हैं। सेकंड देखेंगे, इस प्रकार की फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करती है। इसका मतलब है कि जो अनाज में घुन लग जाती है, बाद में वह नहीं लगती है। नेक्स्ट है, इस प्रकार की फसलें ऐसे पादपों के विकास में सहायक है जिनसे वैकल्पिक पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। वैकल्पिक पदार्थ वे पदार्थ हो गए जैसे रेजिन, प्रोटीन हो गया, रासायनिक तत्व हो गया, जिनका उपयोग मेडिसिन में किया जाता है। अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन से हानियां देखेंगे। अनुवांशिक रूपांतरित फसलों से कुछ हानियां भी होती है, जो निम्न है। इस प्रकार की कुछ फसलों में बीज उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है, जिससे प्रत्येक वर्ष किसान को नए बीज खरीदने पड़ते हैं। किसान को नया बीज खरीदना पड़ेगा तो उसे उस चीज़ की लागत चुकानी पड़ेगी, तो उस पर खर्चा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, छोटे किसान प्रत्येक बार इन फसलों को नहीं उगा सकते क्योंकि ये फसलें बहुत ही महंगी पड़ती है। बार बार उन्हें नया बीज लाना पड़ेगा, तो इसमें खर्चा ज़्यादा होगा, तो छोटे किसान नहीं कर सकते इस खेती को। इस प्रकार की फसलों से लोगों में एलर्जी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ये आनुवांशिक रूप से उत्पादित फसलें, तो इसमें आनुवांशिक लक्षण उत्पन्न हो सकते, किसी प्रकार की एलर्जी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 4, बायोपायरेसी को संक्षेप में समझाइए। बायोपायरेसी के अंतर्गत किसी एक देश के जैविक संसाधनों जैसे पेड़, पौधे, जंगली वनस्पति का किसी दूसरे देश के व्यक्ति या संस्था द्वारा उस देश की सहमति या अनुमति के बिना उपयोग लेना जैव पायरेसी या बायोपायरेसी कहलाता है। अवैध रूप से एक देश के पेड़, पौधे या जंगली वनस्पति को दूसरे देश में ले जाना बायोपायरेसी या जियोपायरेसी कहलाता है। विकासशील देश जीव संसाधन व उससे संबंधित परंपरागत ज्ञान में विकसित देशों से अधिक समृद्ध है। भारत जैसे कि विकासशील देश है, यहाँ की जो जैव संसाधन है या वनस्पति है, और जो विकासशील देश है जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, उससे बहुत ही ज़्यादा विकसित है। विकसित देशों में अधिक समृद्धि है, परंतु वहाँ पर जैव परंपरागत साधन उपलब्ध नहीं है उतने। ऐसी स्थिति में औद्योगिक रूप से विकसित देश आधुनिक तकनीक अपनाकर विकासशील देशों के जीव संसाधनों का दोहन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते विकासशील देश आर्थिक रूप से शोषण का शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 5, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग लिखिए। कृषि के क्षेत्र में हम जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग देखेंगे। इसमें पहला उपयोग होगा जीवाणु अथवा नीले हरे शैवाल से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीनों का अनाज वाली फसलों में स्थानांतरण करने हेतु प्रयोग जारी है, जिससे हमारी फसलें पर्यावरण से नाइट्रोजन का सीधा प्रयोग कर सकेंगी और हमें कृषि में कृत्रिम उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। फसलों के उत्पादन के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन की उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। मिट्टी में जो नाइट्रोजन की अनिवार्यता है वह दो प्रकार से निर्धारित होता है। एक तो होगा दलहनी पौधों की जड़ों पर उपस्थित जीवाणुओं द्वारा और दूसरी होगा कृत्रिम उर्वरकों द्वारा। परंतु हम अगर जैव प्रौद्योगिकी तकनीक अपनाते हैं तो नीले हरे शैवाल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जा सकता है, अगर उसे हम फसलों में ट्रांसफर या स्थानांतरण कर सके। नेक्स्ट उपयोग हो गया आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा पौधों की नई एवं उच्च उत्पादन वाली प्रजातियों का विकास किया जा सकता है। उत्कृष्ट गुण वाले पौधों के जीन का हम संश्लेषण कर उच्च उत्पादन वाली फसलों या प्रजातियों का विकास कर सकते हैं। इसकी सहायता से उच्च गुणवत्ता
एवं प्रोटीन युक्त पौधे विकसित किए जा सकते हैं। ये सभी हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के सभी लघु-उत्तरीय प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्न देखेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये सभी वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनको रिवाइज जरूर करें। ये सभी एग्जाम आपको 100% लाभदायक साबित होंगे। धन्यवाद।